नमस्कार, मैं हूं लोकेश। आप देख रहे हैं कार्यक्रम बदलेगा देश प्रदेश। कार्यक्रम में हम नजर डालेंगे पिछले एक हफ्ते के सियासी घटनाक्रम पर, चर्चा करेंगे कुछ ऐसे मुद्दों की जिनका असर पड़ेगा हमारे देश पर, हमारे प्रदेश पर। और इन तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं समस्त भारतीय पार्टी के महासचिव दीपक गुप्ता और सामाजिक कार्यकर्ता सतीश सिंह जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। तो अब इस चर्चा के लिए सबसे पहले हम खबर लेते हैं कांग्रेस की। प्रदेश कांग्रेस में वर्चस्व की लड़ाई के चलते बिखराव अब साफ नजर आने लगा है। चौधरी वीरेंद्र सिंह की रैली के बाद राव इंद्रजीत के अलग रुख और यमुनानगर जींद की बैठक में प्रदेश कांग्रेस की झलक देखी जा सकती है। वीरेंद्र सिंह जी की रैली हुई है, वो एक तरह से फ्लॉप रही है। तरह की ऑप्शंस ओपन है, वो पार्टी भी छोड़ सकते हैं। आज ही कांग्रेस को हम इस्तीफा दे रहे हैं। आज के बाद इस कांग्रेस का नाम नहीं लेने के। कांग्रेस में विभाजन, बिखराव, फूट की खाई चौड़ी होती जा रही है। कांग्रेस के ढोल की पोल सामने आती जा रही है। रैली दर रैली, बैठक दर बैठक, नेता दर नेता अलग अलग रास्ते पर हैं। उनके अलग अलग सुर हैं। बात चाहे जिंद रैली में हुड्डा के खिलाफ नेताओं की एक सुर की हो या फिर उनके खिलाफ जुटा जलसा हो, और फिर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष फूलचंद मुलाना से लेकर कांग्रेस प्रवक्ता कृष्णमूर्ति हुड्डा का पलटवार। वहीं राव इंद्रजीत की प्रदेश सरकार से तलखी इतनी बढ़ गई है कि वो अब नई पार्टी बनाने की अर्जी तक लगा दी है। अब उन्हें मनाने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। तो यमुनानगर में फूलचंद मुलाना और प्रदेश सह प्रभारी आशा कुमारी की मौजूदगी में तलखी मंच तक रही। सैलजा और हुड्डा गुट में जमकर जूतम पैजार हुई और ये सिलसिला जिंद की बैठक तक जारी है, जहां हुड्डा और वीरेंद्र सिंह के समर्थक भीड़ पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी। तो इस तरीके से कांग्रेस के अंदर एक अंतहीन सिलसिला शुरू हो गया है, जो अंत होने का नाम ले ही नहीं रहा है। इस पूरी चर्चा पर भाग लेंगे हमारे महासचिव समस्त भारतीय पार्टी के दीपक गुप्ता जी, इस तरीके से पूरे मामले को अब नया रंग दिया जा रहा है अलग अलग नेताओं के जरिए, और कांग्रेस में जितने नेता हैं उतने गुटों में कांग्रेस बटी हुई नजर आ रही है। और बात करें, जैसा कि कुमारी सैलजा ने कहा कि मुख्यमंत्री जेब की पार्टी बनाना चाहते हैं, क्या लगता नहीं कि हर नेता कांग्रेस को प्रदेश में जेब की पार्टी बनाने के लिए आतुर है, तैयार है? बिल्कुल ठीक बात है। और ये तो साफ जाहिर है कि देश में जहां आज लोकतंत्र खतरे में है, वहां आज पार्टियों के अंदरूनी जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है वो नदारद है। जहां लोकप्रियता के आधार पे, काबिलियत के आधार पे आदमी को एक आगे पार्टी में स्थान मिलना चाहिए, वो आज नहीं मिल रहा। आज पार्टी में स्थान उन लोगों को मिल रहा है जो आला कमान के नज़दीकी हैं, जो आला कमान को खुश करके रखते हैं, और इसी वजह से ये इतना कलह आपसी दिखाई दे रहा है। और एक चीज़ मैं यहाँ ये भी कहना चाहूँगा कि इसमें तो साफ दो राय नहीं कि आज कांग्रेस पूरी तरीके से प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में बिखराव की तरह है, एक डूबता हुआ जहाज है। साथ के साथ इन लोगों की एक बड़े ये लोग शातिर भी हैं, मैं ये भी कहना चाहूँगा, क्योंकि जींद की रैली में दिग्विजय सिंह जी ने एक बात कही कि भाई आपस में इकट्ठे होके पहले मुकाबला कर लो, विरोधियों को हरा लो, उसके बाद जो है मुख्यमंत्री का फैसला हो जाएगा। और ये हम और आप सब जानते हैं कि मुख्यमंत्री का फैसला करता कौन है, ये ऊपर से आला कमान जिसके लिए कह देता है उसको मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। सतीश सिंह जी, जिस तरीके से मामला पूरा चल रहा है और चौधरी वीरेंद्र सिंह अलग रुख, इतने नेता इकट्ठा हैं, बावजूद इसके मुख्यमंत्री की कुर्सी टस से मस नहीं हो रही, बल्कि वो और मजबूत होकर सामने आ रहे हैं। सोनिया से मिल के आते हैं, सीना तान के बाहर निकलते हैं। क्या वजह है? देखिए, अभी भूपेंद्र जी के टाइम में वाड्रा जी के कितने केस हैं जी, तो हो सकता है नज़दीकी आला कमान से हो। और दूसरी बात यह है कि कांग्रेस में जिस तरह से तीन विभाजन तो बड़े क्लियर दिखाई दे रहे हैं। साउथ से
अपने राव साहब अलग पार्टी की घोषणा कर चुके हैं या करने वाले हैं। दूसरा वीरेंद्र जी का आप देख ही रहे हैं। तो ये जो सिद्धांतहीन राजनीति जहाँ है, जहाँ सिद्धांत नहीं, मिशन नहीं, वहाँ स्वार्थों की लड़ाई है, फूट तो पड़ेगी। तो जो ढर्रे की राजनीति करने वाली बड़ी पार्टियां हैं, इनका टूट के बिखर जाना जब तक नहीं होगा तब तक वैकल्पिक राजनीति उभरेगी कैसे? तो ये सारी चीज़ें बड़े पैमाने पे हर प्रदेश में जो हो रही हैं, और खासकर हरियाणा में तो पूरा घमासान मचा हुआ है। तो इसमें हमें एक वैकल्पिक राजनीति का भ्रूण दिखाई दे रहा है कि इसी से ही जनता समझेगी कि पार्टियों का करैक्टर क्या है, और तब एक नए लोगों को आगे लाने की मुहिम हरियाणा में चलेगी। क्या तो लगता नहीं कि सिर्फ अपने लिए नेता कुछ भी करने के लिए, कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हैं? जो स्थिति इस प्रदेश की बनी हुई है कांग्रेस के अंदर, उससे निजात पाने के लिए कोई रास्ता है अभी फिलहाल? देखिए कि प्रदेश की जनता कुछ स्थिर विकास पाए, हर जिले की जनता कुछ उसके हिस्से का विकास उसके हिस्से में रहे। अभी तक तो बात यह है कि जब इलेक्शन होते हैं तो जनता के सामने ये है कि एक तरफ सांपनाथ, एक तरफ नागनाथ, तो किसको वोट दे? जी। तो एक वैकल्पिक नीचे से कोई पार्टी, जैसे कि पार्टी प्रयास कर रही है हरियाणा में, समस्त भारतीय पार्टी प्रयास कर रही है। उधर जो तीसरा विकल्प कुलदीप जी का था वो भी ढर्रे की राजनीति की जेनेरिक फॉर्म है, तो उससे भी कोई आशा नहीं है। तो इस तरह से एक नया विकल्प ही उभरेगा, क्योंकि ये तो वही अदल बदल के इनको लाते लाते जनता थक गई है। लेकिन अभी तक कोई विकल्प नहीं है, और वो विकल्प है नया वैकल्पिक राजनीति। इस ढर्रे की राजनीति से पीछा छूट के एक बिल्कुल नए आदर्शवादी लोग सामने आए और नई पार्टी के मंच पर वो प्रदेश को राह दिखाएं। मुझे तो जान पड़ता है कि शायद उसी की तैयारियां हो रही हैं। ये बिल्कुल, जनता वैसे सब जानती है, जनता समझती है कि आखिर कब और किस समय उसे फैसला लेना है और कौन सा मोड़ देना है राजनीति को, सियासत को, क्योंकि जनता बहुत दिन तक बहुत सारी चीज़ें एक साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती। खैर, बढ़ते आगे। कांग्रेस ने प्रदेश में अपना वोट सिक्योरिटी कार्यक्रम, माफ कीजिएगा, फूड सिक्योरिटी कार्यक्रम लागू कर दिया है। भारी तामझाम के बीच लागू किए गए इस कार्यक्रम से कांग्रेस को बहुत उम्मीदें हैं कि जनता बदले में उन्हें फिर से सरकार में लाएगी। कांग्रेस ने फिर से वोट सिक्योरिटी कार्यक्रम के जरिए अपना आखिरी चुनावी पासा फेंक दिया है और व्यापक स्तर पर कार्यक्रम की शुरुआत कर चुनावी बढ़त की जुगत में लग गई। लेकिन जिस जल्दबाजी में योजना को प्रदेश में शुरू किया गया, उससे साफ है ना तो सरकार ने सही लोगों का योजना के लिए चुनाव किया, ना ही इतने कम समय में ये संभव था। सरकार के पास ठीक आंकड़े भी नहीं है कि कितने लोगों को इसका फायदा होगा और कौन कौन से लोग अभी शामिल होने हैं। इससे भी ज्यादा चिंताजनक बात यह है कि योजना को भ्रष्टाचार मुक्त कैसे रखा जाए और क्या ये पुरानी योजना की तरह ही पीडीएस के भरोसे छोड़ा जाएगा। यानी साफ है कि योजना भी सिर्फ भ्रष्टाचारियों की थैली ही भरेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक। तो कांग्रेस के इस अध्यादेश को देखकर एक वाक्य याद आता है गांधी जी का कि क्या गलत रास्ते पर चलकर सही मंजिल पाई जा सकती है। सवाल दीपक जी आपसे है, रास्ता जो चुना है कांग्रेस ने, कांग्रेस के नेता कहते हैं कि इससे वोट भले ना हो लेकिन जनता का पेट जरूर भर जाएगा। वादा भी किया है कांग्रेस के नेताओं ने कि अब कोई भूखा नहीं सोएगा। लेकिन सवाल ये है कि जब वो लोग ही नहीं पता है कि कौन लोग गरीब हैं, कौन बीपीएल में है, कौन एपीएल में है, फिर कैसे उन लोगों तक पहुंचेगी योजना, का लाभ कैसे मिलेगा? क्या भ्रष्टाचार फिर से नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और मैं तो लोकेश जी एक बात कहूँगा, जो आपने अपने वक्तव्य में कही कि वोट सिक्योरिटी बिल, जी ये आपने गलती नहीं की, ये बिल्कुल ठीक कहा। फूड सिक्योरिटी बिल नहीं, ये वोट सिक्योरिटी बिल कांग्रेस लेके आई है। जिस प्रकार से आनन फानन में ताबड़तोड़ ये लेके आई है इलेक्शन से जस्ट पहले, इससे साफ जाहिर है कि इसका सिर्फ वोट कैच करने का इनका सोच है, इसके आगे कुछ नहीं है। अब ये देखिए, जो मौजूदा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम, जो राशन डिपो के थ्रू जो लोगों के बीच में आज भी जो राशन बांटा जाता है, उसमें कितनी भारी घपले है, धांधलेबाजी है, भ्रष्टाचार है। इसको और बढ़ावा मिलेगा। आप ये देखिए कि ये अनाज और सस्ता हो गया है तो भ्रष्टाचार का जो स्कोप है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। साथ ही साथ ये कहते हैं कि इतने 80% लोगों को फायदा होगा।
पहली बात तो इसका विश्लेषण कैसे होगा, आइडेंटिफिकेशन कैसे होगा कि ये 80% लोग या कौन लोग होंगे जिनको मिलेगा जी। वही जब नहीं है, कैसे प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ये और इसको करेंगे। और ये कह रहे हैं इश्तिहारों में, विज्ञापनों में इनका आ रहा है कि अब जो है भूखा आदमी का मरना बंद। तो इसका मतलब ये मानते हैं कि इस बिल को लाने से पहले लोग बाग भूखे मर रहे थे, जिसके की जिम्मेवारी सच्चाई सबको पता है कि अभी भी लोग मर रहे हैं भूख से, और देश की हकीकत ये है। सतीश जी, सवाल आपसे है कि पीडीएस सिस्टम को अभी तक सुधारा नहीं गया है, तो किस विश्वास पर, किस बिना पे सरकार छाती ठोक कर कह रही है कि मैं किसी भी गरीब को भूखा नहीं सोने? देखिए, पीछे जब एक कांग्रेस की सरकार थी, चुनाव के टाइम उसने एमपी लेडी स्कीम लागू की जी, कि उसमें कि सभी सांसदों को जो है कोटा दे दिया जाए पैसे का, तो उसके दम पे जीत गई। पिछली बार जो चुनाव था उसमें किसानों के बिल वो कर्जे माफ़ कर दिए। अब की बार सोचा कि अब की बार ऐसी कोई चीप पॉपुलिस्ट पॉलिसी कौन सी लेके आए, क्योंकि पता है कि इन पॉलिसी से कई बार ताल बैठ जाती है, चुनाव में निकल जाते हैं। फूड सिक्योरिटी अध्यादेश, आप जरा गौर कीजिए, बिल नहीं अध्यादेश, ऑर्डिनेंस जो है लोकतंत्र में जब लाया जाता है कि जब कोई बहुत इमरजेंसी क्रिएट हो जाए और विधानसभा बुलाने का समय ना हो और बहुत इमरजेंसी। अध्यादेश तो एक तरह से लोकतंत्र का या तो मजबूरी की बात है, अदरवाइज अधिकारों का ना। 5 साल पूरे कांग्रेस को मिले, पूर्ण बहुमत में थी, और उसमें अगर इस चीज़ को लाना था तो अगर ये इतनी ज़रूरी थी और देश के भूखे लोगों की इतनी चिंता थी, तो उसके लिए अध्यादेश की हाबड़ क्या है? प्रॉपर बिल क्यों नहीं, डिस्कशन चिंता क्यों है, चिंता है, चुनाव की चिंता है, पार्लियामेंट सेशन में है, डिस्कशन पे पड़ा है, उसको फाइनलाइज होने नहीं दिया जा रहा है। उसमें कई खामियां लोगों ने बताई हैं, और इन्होंने अपने आला कमान को खुश करने के लिए, वोटरों को खुश करने के लिए आनन फानन में राजीव गांधी जी के जन्म दिवस पे इसको इस तरीके से लागू किया, सीधा सीधा जो है। दरअसल क्या लगता है कि चिंता कांग्रेस की भी है कि चुनाव कभी भी हो सकते हैं, जिस तरीके के हालात देश में हैं, उसके लिए कांग्रेस भी आखिर चुनाव लड़ना है, राजनीतिक पार्टी है सबसे बड़ी, तो इतना तो कर सकती, इतना तो हक देंगे आप लोग ना। ठीक है ना, चुनाव के लिए जीतने के लिए हर पार्टी को करने का अधिकार है, करना भी चाहिए। और फूड सिक्योरिटी इन इटसेल्फ इज ए गुड कंसेप्ट, कि अगर कोई देश की सरकार वास्तव में अपने लोगों के लिए फूड सिक्योरिटी कर सके, बीपीएल, लेकिन अभी तो ये डिफाइन नहीं है इसका टारगेट ग्रुप क्या होगा, किन लोगों को ये पहुंचेगी, कैसे पहुंचेगी। प्लान का आदर्श तो अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं, और अगर मन से या बेमन से या राजनीतिक कारणों से व्हाटएवर इज द रीजन, अगर सरकार ऐसा करे तो अच्छी बात है। लेकिन इसके इम्प्लीमेंट, भारत में जो भी प्रॉब्लम होती है, अच्छी योजना, विश्व की सबसे अच्छी योजनाएं भारत में बनती है, और सबसे ज्यादा फ्लॉप भी भारत में होती है। दोनों चीज में हम नंबर 1 हैं, क्योंकि आदर्श की, हम आदर्शवादी देश हैं, जगत गुरु रहे हैं, तो वो हमारे चित्त में है, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, पर जब इम्प्लीमेंटेशन होता है, अब बताइए अध्यादेश अगर लाए हैं, जब बिल तक तैयार न कर सके तो उसके एग्जीक्यूशन की प्लान कैसे? बिल्कुल ठीक बात है, ये बातें वैसे हम जनता के ऊपर भी छोड़ जाते हैं कि जनता खुद फैसला करे कि क्या पुराने ढर्रे पर चलना पसंद करेगी या नया साफ सुथरा स्वच्छ कोई ढर्रा वो अपनाना चाहती है, उस ढर्रे के मुताबिक अपना मन बदलेगी और वैकल्पिक चीज़ों पर विचार करेगी। अभी वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे कि किस बापू ने देश को शर्मसार किया है।